चलो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, राइट। नॉर्मल फोर्स क्या होता है ये हमने लास्ट वाले क्लास में पढ़ लिया था। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एपीपी में नहीं फंसा है, ऐसा है। तीन सिमेट्रिकल हम लोग ले लेते हैं स्फीयर, ठीक है। ऐसे लग गया है। इस ब्लॉक के ऊपर सबका मास m kg का है। मान लेते हैं, चलो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऐसे बॉल के बीच में, ठीक है। तुम्हें निकालना है इसके ऊपर का नॉर्मल फोर्स। हाँ हाँ, नॉर्मल फोर्स। चलो इसका नाम दे दो ABC, A B और C। ये तीन ब्लॉक है ABC, ठीक है। और तुम्हें इसके ऊपर, इस वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स निकालना, मीन्स बी और सी के थ्रू इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। आराम से सोचो और बताओ कि क्या करना चाहिए, कैसे नॉर्मल फोर्स कैसे लगाना है। अभिज्ञान, यहाँ बैठो, इधर। यहाँ बैठो या फिर यहाँ पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन किनारे में बैठो, कॉपी तुम्हारा देख सकते हो उसकी लिखा। यहाँ बैठो। हाँ, तीनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है। थ्री आइडेंटिकल स्फीयर। तीन आइडेंटिकल स्फीयर है और तीनों इस तरह से एक कंटेनर है, उसके अंदर तीनों बॉल को ऐसे रखा गया। तुम्हें ये बताना है कि ए के ऊपर, यानी बॉल ए के ऊपर बी और सी कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सबका मास m दिया हुआ है, आइडेंटिकल मास है, ठीक है। तुम्हें नॉर्मल फोर्स का कैलकुलेशन करने को कहा है। पहले तो तुम डायग्राम बनाओगे कि कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पे है, टेंजेंट कैसे लग रहा होगा, टेंजेंट कैसे होगा, नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, ठीक है। किधर से पास कर रहा होगा, क्या उसके सेंटर से पास करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले डायग्राम पहले ड्रॉ करो, पहले डायग्राम सही सही ड्रॉ करो, फिर देखें कि क्वेश्चन को करना कैसे। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा टाइम से आया करो, टाइम फिर ये दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने पहला ही क्वेश्चन दिया है नॉर्मल फोर्स के ऊपर, लास्ट वाले क्लास में जो हमने किया था उसी के ऊपर पहला ये क्वेश्चन है कि तीन आइडेंटिकल स्फीयर है, तीनों का मास कितना है m, और तीनों को ऐसे रखा गया, कंटेनर है उसके अंदर ये तीनों बॉल को रखा गया है। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ब्लॉक ए, ब्लॉक एक नहीं सॉरी, बॉल ए के ऊपर बी और सी कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। हम्म। देखो, मैंने सिस्टम डिसाइड कर रखा है। सिस्टम क्या है हमारा, ए है, तो अननेसेसरी बी और सी कौन कितना फोर्स लगा रहा है, बी ए के ऊपर कितना लगा रहा है, सी ए के ऊपर कितना, हमें सिर्फ उससे मतलब है। तुम इसका फोर्स दिखा रहे हो, इसका उसका मैं क्या करूं, वो तो हमारा सिस्टम ही नहीं है। पहले पहला पॉइंट क्या था, डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम पहले डिसाइड किया तुमने, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि अच्छा किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने साफ साफ लिखा है कि तीन आइडेंटिकल बॉल है ए बी एंड सी, जिसमें से सबका तीनों का मास m है। मैंने ये पूछा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ए के ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स, बी और सी कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो मैंने पूछा। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। हम्म, ठीक से बताओ, ठीक से, और सही ढंग से बताओ।
अच्छा, एन इक्वल टू एम जी आ रहा है ऐसा। तो तुम्हें बी और सी दोनों का रिजल्ट है, मैं बी और सी का इंडिविजुअल नॉर्मल फोर्स पूछ रहा हूँ। आइडेंटिकल एक जैसा लग रहा है, लेकिन कितना है वो नॉर्मल फोर्स, तो सीधा सा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर तुमने ऐसे टेंजेंट अगर खींचा यहाँ पे, यही है ना कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो कॉन्टेक्ट से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये गया। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से, ठीक है। अब बताओ, अगर तुमने इस तीनों के सेंटर्स को मिला दिया ऐसे, ध्यान देना, तो इसका रेडियस अगर आर है और इसका भी आर है, तो ये टोटल 2r हो गया। आ जाओ आ जाओ, ये टोटल 2r हो गया, ये टोटल 2r हो गया, राइट। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, आया ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, कितना होता है 60 डिग्री, तो ये सब 60 डिग्री, सही बात है। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, आया ना, 60 डिग्री होगा ये एंगल। ठीक है, चलो यहाँ पे एक हम लोग अपने रेफरेंस के लिए ऐसा अगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो ये भी 60 होगा, आया ना। ये भी कितना होगा, 60, एंगल निकल गया। मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स N1 लगा रहा है, या NB लिख दो, कुछ भी लिखो, NB, और C ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया वो NC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और फोर्स हमारा मिसिंग है अभी, वो क्या है बताओ, mg। तो जितना कांटेक्ट, दो नॉर्मल फोर्स लगा दिए, और उसके बाद एक ग्रेविटी का फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब बाकी तो कुछ बचा हुआ नहीं, नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कैसे, तो एक पॉइंट है यहाँ, और उससे इधर की तरफ एक फोर्स है NB, एक इधर की तरफ फोर्स है N नहीं NC, ठीक है, C ने लगाया, और उसके बाद नीचे की तरफ NB, बस यही है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मत लिखो अभी, लिखने के लिए पूरा टाइम। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया था, याद करो 4 पॉइंट, डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्स, ये दोनों काम हमारा हो गया। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है चूज द एक्सिस, राइट द फोर्स इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम भी हो गया है। चौथा काम था हमारा चूज द एक्सिस, राइट द फोर्स इक्वेशन, एक्सिस को चूज करना। लो, ठीक है, एक्सिस को चूज करना। अब बताओ, mg तो एक्सिस के लॉन्ग ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा दो ऐसा फोर्स है जो एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हमें उसका कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, वेक्टर हमने इसीलिए पढ़ा है। तो ये एंगल मुझे मालूम है कितना है, 60, ये एंगल भी कितना है, 60। अब बताओ, इसका जो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा इधर की तरफ, कितना आ जाएगा बताना, एन बी कॉस 60, और ये एन सी कॉस 60, एन सी कॉस 60, राइट। क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं, तो तुम ऐसे लिखोगे कि एन बी कॉस 60, ये हमने कल ऐसा प्रूव किया था, माइनस एन सी कॉस 60 इज इक्वल टू नेट फोर्स, यही है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, एक्सलेशन है नहीं, जीरो। तो एन बी इक्वल टू एन सी आ गया यहाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, तो एन बी इक्वल टू एन सी प्रूव हो गया, ठीक है। यार ये पूछा नहीं था, लेकिन ये चाहिए होगा, क्योंकि जब इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आने वाला है, एन बी साइन 60, इसका भी एन सी साइन 60, और वर्टिकल में एक और फोर्स लग रहा है mg, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐड करूंगा, एन बी साइन 60 प्लस एन सी साइन 60 इक्वल टू mg, या माइनस mg इक्वल टू 0 लिखता, तो इक्वल टू mg, ठीक है, क्लियर। अब बताओ, ये दोनों तो इक्वल है एन बी और एन सी, और ये दोनों साइन साइन है, तो इसको 2 टाइम्स कर दो ऐसे, इक्वल टू mg। अब बताओ, 2 की जगह पे 2, एन बी की जगह पे एन बी, और साइन 60 का √3/2, ये कट गया, ये कट गया, तो जो एन बी का वैल्यू वो कितना है, mg/√3, क्लियर। ये mg, सिर्फ mg नहीं, तो एन बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, कितना, mg/√3, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। एन बी इतना लगा रहा है, एन सी उतना ही लगा रहा होगा, ठीक है।
कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बहुत लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे अर्नब का कॉपी देखा हमने, ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ का नॉर्मल फोर्स तुमने सही लगाया है। मैं ये नहीं कहा कि यहाँ का नॉर्मल फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। लेकिन जो तुम्हारा पर्पस है वो ए के ऊपर पूछा गया, तो तुम अननेसेसरी बी और सी के ऊपर क्यों फोर्स दिखा रहे हो? तुम्हें तो इसलिए कहा जाता है डिसाइड द सिस्टम। बात समझ में आया या नहीं आया? तो जब बता दिया है कि पहले सिस्टम डिसाइड करो, पहला काम है सिस्टम डिसाइड करो, और सिस्टम डिसाइड करने के बाद तुम उसके ऊपर फोर्सेस आइडेंटिफाई, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, वो कितना लगा रहा है दूसरे के ऊपर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। इसका मतलब तुम लोगों ने डीपीपी किया नहीं है, डीपीपी का ही एक क्वेश्चन। चलो ठीक है, धीरे धीरे करो, अपने पेस से करो। मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन हाँ पूरा करना जरूरी है। पूरा कर लो, उसके बाद देखो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आराम से क्वेश्चन तुम, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ड्रॉ कर लो, अच्छे से ड्रॉ करो। ये क्या ड्रॉ करो, दोनों कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। हम्म, मैंने जैसा डायग्राम ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ करना। ठीक है यहाँ तक? हम्म, अब सही। ऐसे भी से लेना है ना, जरूरत है पेंसिल का तो पेंसिल निकालो, डायग्राम सही ढंग से ड्रॉ करना। देखो ये दोनों अलग है, हवा में टच करा इसको, हाँ। ये दोनों देखो वहां पे कैसा है, दिखाओ कॉपी दिखाओ। हाँ हाँ, जल्दी करो। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन तुम्हारे करने के लिए छोड़ दिया है। वो है बता रहा हूँ कौन सा है, शायद तुम लोग को भेज दिया गया था ना ये पीडीएफ इसका। हम्म, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, थोड़ा और आगे जाओ तो, कंप्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों से ये होता है। नहीं अभी नहीं करना है, इसको घर से एक बार ट्राई करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 27 भी है, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, अच्छा खासा टाइम लगेगा। इसलिए आराम से सोच करके, कुछ गलती करोगे नहीं बनेगा फिर दोबारा काटो, वापस ट्राई करो। ठीक है, क्लियर है? और तुम लोगों ने इसमें से कोई क्वेश्चन किया है या नहीं किया है, ईमानदारी से बताना, सच सच नहीं किया है? हाँ, ठीक। हो गया, हटाओ इसको। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, उधर से ही, क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्लियर होना जरूरी है। आप पहले वाले क्वेश्चन से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, एन इक्वल टू एम जी। तुम सेकेंड वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, सेकेंड और फोर्थ। और शीट मिला है वो निकाल लो उससे, कल जो मिला है। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, और ये वाला क्वेश्चन। शीट निकालो, शीट। कल जो शीट दिया था ना, तो उससे फर्स्ट का मैं कह रहा हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट और थर्ड तो करा दिया था शायद। हम्म, हाँ, इसको हटाऊं? अभिज्ञान कहाँ है शीट? तुम्हारा शीट कहाँ है? गलत बात। फोल्डर में डाल दिया।
ठीक है, लेकिन इसको लेकर के आना है। हाँ हाँ, ये तो फोन देख सकते हो, लेकिन फोन में अलाउ करूंगा नहीं। देखो क्या निकाल के रखता हूँ। 2 and 4। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 and 4। ठीक है, चलो इसको मैं हटाऊं। आज हम एस सी वर्मा का क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन कराने के बाद मैं ऑलमोस्ट वो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो आज खत्म कर देगा। ठीक है, फर्स्ट वाला चैप्टर मतलब फोर्सेस वाला जो चैप्टर है उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन डिस्कस करके आज खत्म कर देगा। ठीक है, मैंने अभी दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जो डीपीपी दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 1 का 4। फर्स्ट और थर्ड हमने डिस्कस कर दिया था शायद। हम्म, ऊपर का फोर्स कहाँ आ रहा है? हाँ, ऊपर से फोर्स, ये तुम सोचो, पहले सोचो, तुम अपने ढंग से करो, कुछ क्या होगा, गलत होगा ना बहुत सब, फिर मैं बताऊँ। हाँ हाँ, तुम सही कर रही है। हाँ सही है तुम्हारा। ऐसे ही सोचना भाई, जो तुम्हें बताया कॉन्सेप्ट के साथ एकदम चिपक के रहना है। ठीक है, कि हाँ इतना बात ही नॉर्मल फोर्स में बताया गया था। नॉर्मल फोर्स में क्या क्या बताया तुम, याद है? नॉर्मल फोर्स में क्या क्या बताया था? नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस। ठीक है, जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतने नॉर्मल फोर्स होंगे। उसके बाद कैसे लगता है वो बताया था, टैक्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में तो ये इसके ऊपर लगाया दूसरा, लेकिन तुम सिस्टम डिसाइड करके उसका फोर्स दिखाओगे उस सिस्टम के ऊपर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, उसके बाद बताया था कि तुम्हें कैसे लिखना है फोर्स इक्वेशन। ठीक है, उससे पहले का कुछ प्रोसीजर होता है, क्या है कि सबसे पहले डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, उसका चूज द एक्सिस, राइट द फोर्सेस, बस इतना ही स्टेप है। ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में वो दिया हुआ है 45 पे। ठीक है, तो पहला वाला जो फर्स्ट का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, यही है ना। नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएंगे, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स N1 लगा दिया, चलो एक कॉन्टैक्ट है इसलिए एक ही नॉर्मल फोर्स। उसके बाद mg का फोर्स लगेगा ऐसे, और ऊपर से नीचे की तरफ एक और फोर्स उन्होंने दिखा रखा है, F कितना है, 20 न्यूटन का एक और फोर्स। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे अगर मैंने N1 कॉन्टैक्ट की वजह से N1 ऊपर की तरफ लगा दिया, N1 नीचे की तरफ कितना है, -F -mg, ये दो फोर्स है, और ये पूरा सिस्टम नेट फोर्स मैंने लिख दिया, ये पूरा सिस्टम मुझे इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, तो इक्वल टू 0। तो नॉर्मल क्या आ गया यहाँ पे, F + mg। अब F का वैल्यू दिया हुआ है, mg तुम्हें मालूम है, डाल दो। पहला क्वेश्चन तो ये था। फिर उसके बाद ये था फर्स्ट का 2 वाला पार्ट, 120 सही आंसर। ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और ये 10 kg का ऑब्जेक्ट था, तो 10 × 10, 120 न्यूटन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट के फोर्थ में क्या कहा गया है, हम्म करो करो, 180 न्यूटन आंसर बता रहे हो, फाइनल आंसर बता रहे हो। ठीक है सर, इसके फिर वही डायग्राम में डाउट है, तुम्हें उससे क्या मतलब, ये कैसे लगा, तुम लगा दो ना वो फोर्स नीचे की तरफ दिखाना, कैसे दिखाया हुआ है नीचे की तरफ, क्या इसमें डाउट है भाई? वो नॉर्मल जाने दो ऊपर, वो तो नॉर्मल कांटेक्ट की वजह से। तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना, कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया, नॉर्मल ऊपर की तरफ दिखाया, mg नीचे की तरफ, और उन्होंने एक एडिशनल फोर्स दे रखा है F1 या F जो भी है नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ दिखा रहा तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना कहाँ है भाई, कहाँ अपना दिमाग लगाना है, नीचे की तरफ कहा है तो नीचे लगा दो, इसमें डाउट का कोई बात ही नहीं है। कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा तुम्हें अप्लाई करना है। चलो सेकंड वाला बताओ, इसका जो फोर्थ है वो कैसा करेंगे, ये रहा, और ये रहा फोर्स, कितना है भाई,
20√2 न्यूटन, ठीक है। और एंगल दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री। बिल्कुल, मैं तो ऐसे देखूंगा। कर लिया क्या सबने? मैं ऐसे देखूंगा कि अच्छा, एक कॉन्टेक्ट, एक नॉर्मल ऊपर की तरफ, एक mg नीचे, ग्रेविटी अपना काम करेगा ही, और एक एक्सटर्नल फोर्स दिखा रखा है इसे। तो जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा कि अच्छा, ये हो गया मास m, नीचे की तरफ mg लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है F = 20√2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेस सेलेक्ट किया, ऐसे एक्सेस सेलेक्ट किया तो क्या देखा कि N1 तो एक्सेस के लॉन्ग है, Ng भी एक्सेस के लॉन्ग है, ये फोर्स एक्सेस के लॉन्ग नहीं है, तो मैं इसको करूंगा रिजॉल्व। ये 45 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा बताओ? F sin 45, और इधर में F cos 45, ठीक है। तो बताओ, ऊपर की तरफ N1 प्लस F sin 45, वो किसके बराबर हो गया? mg के बराबर हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? F cos 45। कह रहा मैं नॉर्मल फोर्स का है, F cos 45 में तो नॉर्मल फोर्स नहीं आ रहा है, तो हमारा काम इससे हो जाएगा। तो N1 निकालना है हमें, और F का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 20√2, ठीक है। 20√2 इंटू साइन 45 1/√2 इक्वल टू mg कितना है? मास कितना दिया हुआ है? 20 kg, 20 kg। तो 20 इंटू g कितना आ जाएगा ये बताओ? ये कट गया, कट गया, ये हो गया 200 माइनस 20, यानी N1 = 180 न्यूटन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 तो आसान है, कर लोगे। 2 का 2 वाला मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, मैं इसकी बात कर, अजीब अजीब सा डायग्राम है, लेकिन क्या हुआ? क्या मैं हटाऊं इसको? नेक्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं। एक बड़ा सा स्फीयर, उसके बाद बगल में एक छोटा सा स्फीयर, ठीक है। एक बड़ा सा स्फीयर और उसके नीचे एक छोटा सा स्फीयर। एक बड़ा सा स्फीयर के बगल में एक छोटा सा स्फीयर। ये है। उसके बाद एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो ऐसे कोई लगाया है ऊपर से, ये है फोर्स का डायरेक्शन। और ये कितना है? 10√2, ये 10√2 न्यूटन का एक फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स यहाँ से लगा है ऐसे, F = 20 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ लगा, ठीक है। आराम से सोचो, समझो, और कॉन्सेप्ट को करो अप्लाई। तुम्हें क्या कहा गया है? फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन स्टेशनरी ब्लॉक्स कहा गया, तो यहाँ पे दोनों बॉल्स हैं, तो दोनों बॉल्स के बीच में निकालेंगे कि कांटेक्ट फोर्स कितना है।
मतलब यहाँ पे ये इसके ऊपर कितना लगा रहा है या ये इसके ऊपर कितना लगा रहा है, वही चीज हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ढंग से यूज करने से हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन तो सिर्फ हमें उन दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पे करना है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि तुम सबके लिए फोर्स इक्वेशन लिखो। ठीक है, सबके लिए फोर्स इक्वेशन लिखो, मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, फोर्स इक्वेशन लिखें सबके लिए लिखो। ब्लॉक ए के लिए ये बॉल ए के लिए भी लिखो और बी के लिए भी लिखो। हालांकि तुम्हें यहाँ का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, मतलब इसने इसके ऊपर कितना लगाया, इसने इसके ऊपर कितना लगाया है, वो फोर्स पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ का फोर्स पूछा गया है, तो ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स इक्वेशन लिखने से हमारा काम हो जाएगा। हाँ, 20 न्यूटन होगा। किसका? हम्म, एक तो ये लगा रहा होगा कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा इस साइड से लग रहा है। ठीक है, ए के ऊपर मैंने कहा सबके ऊपर लिखो, ए के ऊपर बताओ कितना होगा। हाँ, मास का जरूरत है क्या? मैंने कहा कि कांटेक्ट फोर्स निकालना है, जो कांटेक्ट दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसका कांटेक्ट फोर्स। हाँ हाँ, बॉल के ऊपर 10 न्यूटन दे रहा है, तो चलिए 45 दिया होगा। एक फोर्स इसके ऊपर लगा है ऐसे। ठीक है, तो इस फोर्स का अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो इधर की तरफ आएगा और इधर की तरफ आएगा, आएगा ना। और दूसरा, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, लगाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स N1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाया है, कौन सा? N1, N1। ठीक है, N1 फोर्स लगाया इसने, और उस साइड से एक और फोर्स है, तो एक फोर्स आ गया तुम्हारा N1, और एक फोर्स आ गया इधर का F। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? और ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में ही है ना। तो N1 माइनस एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तो N1 का वैल्यू F के बराबर हो गया। ठीक है, N1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया? F के बराबर हो गया। तो F का वैल्यू जो भी दे रखा है वही इसका इन दोनों के बीच में लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। अगर मैं इसके ऊपर कहूँ, ठीक है, तो एक फोर्स ऐसे आया है। ठीक है, इसी का रिजोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, एक एडिशनल फोर्स आ गया ना ऐसे और ऐसे। ठीक है, रिजोल्व कर देंगे। और उसके अलावा ये फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है, एक बी भी ए के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। उसके अलावा ये वॉल भी एक कॉन्टेक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ना। ये एडिशनल कोई फोर्स है जो ऐसे लगा है, इस डायरेक्शन में लगा है, ये एडिशनल फोर्स है। ठीक है, तुमने इस N1 वाले फोर्स को कैलकुलेट कर रखा है। अगर इसके ऊपर पूछा जाए कि बॉल इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैं ऐसे फ्री वे डायग्राम बनाऊंगा ए के ऊपर। ये एक एडिशनल फोर्स ऐसे दिखाया गया है, कुछ लिखा है 10√2। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट फोर्स बी ए के ऊपर लगा रहा है, ये लगा दिया। इसके अलावा एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, mg। और एक ये सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, चलो N3 लिख देता हूँ, N3। तो एक कांटेक्ट यहाँ पे, दूसरा कांटेक्ट यहाँ पे, तीसरा कांटेक्ट यहाँ पे, तो 3 नॉर्मल फोर्स दिखना चाहिए। दिख भी रहा है, ये वाला फोर्स हमने N1 लगाया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा एक फोर्स यहाँ से लगाया हमने कांटेक्ट की वजह से, और एक वॉल भी इसके ऊपर N2 का फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना। और जो एक एडिशनल फोर्स आया है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो कितना है? तो वो है 10√2, वो फोर्स दे रखा है। ठीक है, अब बताओ ये एंगल कितना दे रखा है? 45। तो ये 45, तो ये भी 45 ही होगा। अब N2 हमें मालूम है कितना है,
mg का पता है अगर मास दे रखा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिख करके हम n3 को निकाल सकते हैं, n3 माइनस एम जी इक्वल टू 0। और इस डायरेक्शन में n2 n1, और इसका रिजॉल्व करने के बाद, अच्छा एक चीज और, रिजॉल्व जब करेंगे तो इस mg के n3 में एक इसका भी फोर्स आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा। कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बताओ? n3, ये हो जाएगा जो भी फोर्स लिखा है f, f का साइन कंपोनेंट, f साइन 45 ऐसे आ जाएगा, f cos 45 इधर की तरफ आएगा, f cos 45, ठीक है। और n2 तो है, तो n1 को निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? n1 माइनस f, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 प्लस f cos 45, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो n1 तो हमने निकाल रखा है ना सर, n1 था 20 न्यूटन का, तो n1 तो मालूम है हमें। n2 का वैल्यू, n2 का वैल्यू अभी अननोन है हमारे लिए, बॉल कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, और f साइन f cos 45 में पता है, ये तो 10 है, ठीक है। तो 10 प्लस n2 इक्वल टू 20, वहां से n2 को भी निकाल सकते हैं। n2 कितना होगा? 10 न्यूटन का ही होगा, ठीक है। तो n2 नहीं, n2, हाँ, n2 निकाल लिया हमने। उसके बाद n1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। और क्या बच गया? n3, n3 निकालना है, और यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट देखेंगे तो n4 निकालेंगे, ठीक है। तो n3 निकालना होगा तो इसका mg, और साथ में ये वाला कंपोनेंट जो f sin 45 आ रहा है, तो n3 को मैं क्या लिखूंगा? n3 माइनस f sin 45 प्लस ऑफ mg, ये मिला करके 0। तो n3 को भी यहाँ से क्या, बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्टेक्ट है उतना नॉर्मल लगाना है, ठीक है। पहले उसके बाद जो 4 पॉइंट दे दिया तुम्हें, फ्रेमवर्क दे दिया है, सिस्टम डिसाइड करो, आइडेंटिफाई करो फोर्सेस कौन कौन सा है, कोई फोर्स मिस नहीं होना चाहिए। न्यूटन लॉ बहुत इजी है, इसमें दिक्कत क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स लोग मिस कर देते हैं, लिखते समय कोई फोर्स मिस हो गया, अब मिस हो गया तो बस क्वेश्चन सही नहीं होगा तुम्हारा, आंसर सही आएगा नहीं, ठीक है। क्लियर? चलो, बाकी सब तो करा दिया था। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। पहले 11 वाला करो, उसके बाद 13 वाले में आएंगे। 14 तो आते ही मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया था 14 था। हम्म। लेता नहीं, अगर क्वेश्चन मेंशन कर दिया होगा 9.6 तो 9.6 लेंगे। क्या तुम लोग को ये नॉर्मल फोर्स क्लियर है? समझ में आ रहा है? एफ कॉस 45 क्यों होगा? एफ कॉस 45 इसलिए होगा क्योंकि फोर्स तुम्हारा कैसे, ये वाला जो फोर्स है, देखो यहाँ तुमने एक्सेस जब सिलेक्ट किया है, ऐसे एक्सेस जब ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो वो लिखना पड़ेगा ना इसका कंपोनेंट, क्योंकि बाद में चल करके सिर्फ हम एक्सेस के लॉन्ग इक्वेशंस में फोर्सेस को एक्सेस के लॉन्ग देखते हैं, ठीक है। तो वो जो तुमने तीसरा जो फोर्स लगा रखा है, उसका कंपोनेंट अगर एक्सेस की तरफ आ गया तो हो गया, वो वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया, तो फिर हम उस रैंडम डायरेक्शन में जो लग रहा है ना उसको नहीं देखते। इसलिए उस रैंडम डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है उसको रिजॉल्व करके लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सेस को चूज करेंगे तो फिर एक्सेस के लॉन्ग हम फोर्सेस को देखते हैं, ठीक है। इसलिए उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि इसका अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है, तो ये फोर्स आ गया, मिस नहीं हुआ, ठीक है। बस यही चीज है, पहले तुम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर के छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद तुम बड़े बड़े क्वेश्चन में जाओ, आराम से क्वेश्चन बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो एक बार। एक स्मूथ रॉड है, मास 10 kg का, इक्विलिब्रियम में है, वॉल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, दोनों वॉल के बीच का एंगल भी दे रखा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ए बी ऑन द रॉड। ए बी कितना फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, वही तुम्हें कैलकुलेट करना है। डायग्राम कुछ ऐसा है। डायग्राम कुछ ऐसा है। ये नहीं दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल 60। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा रॉड रखा, ये है ए बी और ये है ए सी। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ। कांटेक्ट पॉइंट पहले डिसाइड करो। ये रहा कांटेक्ट और ये रहा कांटेक्ट। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है ना, N1 N2, ये वाला N1 और दूसरा वाला N2। ठीक है, अब बताओ, इसी को तुमने N1 लिखा है। ठीक है, और ये वाला है तुम्हारा। एंगल कितना होगा देख ही सकते हैं, ये एंगल है 30। चलो यहाँ से अगर ये एंगल कितना हो गया, ये 60 हो गया, क्योंकि पूरा 60 था तो ये 30 है, ये भी 30 है तो ये 60 होना है। ये 60 है तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, है ना। यहाँ का एंगल कितना होगा, ऊपर का एंगल। हाँ, ये 30, ये हो गया तुम्हारा 60, ये हो गया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने पॉइंट मास ऐसे बना करके, और इसका एमजी भी लग रहा होगा नीचे की तरफ ऐसे जी। तो पॉइंट मास बना करके सारे फोर्सेस को दिखा देना है। एक N1 गया होगा ऐसे, एक N2 गया होगा ऐसे, एक Fg आया होगा इस तरह से। ठीक है, फिर हम एक्सेस को सिलेक्ट करते हैं ऐसे। ये एंगल हमें मालूम है कितना है, 30 डिग्री है। ये भी हमें मालूम है 30 डिग्री है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, N1 N2 तो इक्वल ही आ जाएगा ना इस वाले कंपोनेंट से। N1 cos 30 और इधर में N2 cos 30। तो N1 = N2 आ गया। इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग अगर इक्वेशंस को लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स क्या है, N1 cos 30 - N2 cos 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन जो कि 0। तो N1 cos 30 इक्वल टू N2 cos 30। ये कट गया, ये कट गया, N1 = N2। ठीक है यहाँ तक। अब तुम वर्टिकल डायरेक्शन में लिखोगे N1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, N1 sin 30 प्लस N2 sin 30 इक्वल माइनस mg इक्वल टू 0। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। N1 N2 इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ N1 sin 30 लिख सकते हैं, इक्वल टू mg। अब बताओ sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, कट गया कट गया, इक्वल टू mg। इन दे रखा था क्या, तो N1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा mg। मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा था इसका मास। तो N1 = 10 × 10 का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 100 में। ठीक है, देखो सब लोगों ने अपना अपना किया होगा, तुमने कहाँ पे गलती किया है वो तुम सोचो। ठीक है, बस बाकी मैथमेटिक्स है। फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस, खत्म। उसका ग्रेविटी अपना काम कर रहा है, एमजी लगाए।
फिर तो तुम्हें फ्री वही डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले क्या किया, वही 4 पॉइंट वापस से सिस्टम डिसाइड किया, ये वाला है। फिर देखा कि आइडेंटिफाई करना है फोर्सेस, तो जितना कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट, दो कांटेक्ट, आराम से देखना है। तो कैसे लगेगा, अब कैसे लगाना है नॉर्मल फोर्स उसकी बात। तो नॉर्मल फोर्स लगाना है परपेंडिकुलर, तो ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब ऐसे लगा देंगे तो एंगल वेंगल खोजना पड़ेगा। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना मैथमेटिक्स तो आना चाहिए। ठीक है। हम्म। बुक के अंदर, किसी बुक के अंदर देखना, नॉर्मल के लिए यही 4 पॉइंट लिख करके छोड़ देते हैं, इतना ज्यादा डिस्कशन वहां पे नहीं होता है। लेकिन यही सब कोर कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल फोर्स तुम्हें लगाने आया कि नहीं आया, डिफरेंट सिचुएशन बदलते ही नॉर्मल फोर्स कैसे लगाना है, क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा, वही 4 पॉइंट हर जगह पे यूज हो रहा है। बाकी मैथमेटिक्स है भाई, कैलकुलेट करो तुम। ठीक है, 100 न्यूटन सही आंसर। ऐसे करो, पार्टिसिपेट करो, बोला करो, बोलोगे आंसर बोलोगे तो ठीक लगता है कि चलो ठीक है, समझ रहा है। तुम आंसर नहीं बोलते हो, दुनिया भर का बात करते हो, लेकिन जब काम का डिस्कशन होता है उसमें नहीं। नंबर 13 करो, क्वेश्चन नंबर 13, ये था 11 का, 11 नंबर क्वेश्चन था जीपीपी का। क्वेश्चन नंबर 13 करो। बोल दिया। हम्म। क्या है? नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं भाई, तुम घबरा क्यों जाते हो। तुम पहले ड्राइंग करो, ड्राइंग करो, उसके बाद सोचो कि हाँ कौन सा सिस्टम है, क्या लिखा गया है। और इतना नहीं सोचते, कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को, जितना बताया गया उतना सोचते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है मतलब, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एकदम एक एक पॉइंट। अरे सारा पॉइंट्स क्लियर हो रहा है। ठीक है, ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये भी एक ब्लॉक ही है, क्योंकि ऊपर से जो आ रहा है ना वो भी एक ब्लॉक है, ड्राइंग हुआ नहीं है, ये भी एक ब्लॉक। 13 का आराम से सोचो, जितना चीज बताया। मैंने कल भी कहा था कि नॉर्मल फोर्स तुम समझ रहे हो कि हाँ यही 4 पॉइंट है, लेकिन इस 4 पॉइंट को डिफरेंट केसेस में कैसे लगाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारा होगा कि हाँ नॉर्मल फोर्स के बारे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नॉर्मल फोर्स लगाने तुम्हें आ गया। अब इन फ्यूचर कभी भी नॉर्मल फोर्स रहेगा तो तुम आइडेंटिफाई कर दोगे और उसको सही तरीके से लगाना सीख चुके हो। हम्म। हाँ ऐसा ही कुछ होना है, ग्रेटर देन लेस देन में ही कोई आएगा, देखते हैं। ठीक है, F1 ग्रेटर देन 2, F1 ग्रेटर देन 2। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम जैसा है वैसा पहले ड्रॉ करते हैं, तुमने कर लिया है। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले, जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे टेंजेंसी, मतलब ऐसे कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो तुम ये देखोगे क्या पूछा है, स्मूथ लाइट रॉड नॉट रीचिंग द रफ फ्लोर इज इंसर्टेड बिटवीन द टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स, दिख रहा है, उस रॉड को दो आइडेंटिकल ब्लॉक के बीच में इंसर्ट किया गया है। A horizontal force is applied to the upper end of the rod. Contact force between the block A and the rod is F1. A कहाँ है, A और ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब A जो इसके ऊपर लगा रहा है वो F1। ठीक है, और उसके बाद एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड रॉड इज F2। बी जो इसके ऊपर लगा रहा है वो F2 है, क्वेश्चन बोल दिया। ठीक है, अब नीचे की तरफ mg का फोर्स होगा, लेकिन खैर अभी वो नीचे की तरफ फोर्स लिखने का पर्पस मेरा है नहीं, क्योंकि उधर की तरफ कुछ पूछा नहीं गया है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मैंने सिस्टम डिसाइड कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर ये रॉड वाला जो सिस्टम बीच वाला, उसी के ऊपर मैं फोर्सेस दिखा रहा हूँ। तो एक एफ दिखा जा चुका है, F2 इधर की तरफ है, और ए ने जो इसके ऊपर लगाया वो F1 इधर की तरफ है। हमें रिलेशन पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि F2 F प्लस F1 इधर की तरफ राइट साइड वाला माइनस F2 इक्वल टू 0, यानी मेरा कुछ ऐसा आया F प्लस F1 इक्वल टू F2। अब तुम्हें दिख गया होगा कि कौन बड़ा फोर्स है, F2 बड़ा है कि F1 बड़ा है। F2 जो है वो F1 के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाकर के इक्वलाइज होगा। तो इसमें बड़ा फोर्स कौन है, F1 या F2? F2। तो क्या लिखेंगे, F2 इज ग्रेटर देन F1। यही तो तुमसे पूछा जा रहा है, देख लो, सेलेक्ट कर लो ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है, पूछा क्या जा रहा है वो चीज देखना है। कहाँ है तुम्हारा फिट का, बैग से गायब हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है, बैग नहीं होगा, निकाला तो नहीं है ना रात में? बहुत अच्छा, यार उठ के पढ़ाई कर लेते थोड़ा। हम्म। लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एमजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि एमजी नहीं लगेगा, लगाओ, यहाँ एमजी तो लग ही रहा होगा। तो धीरे धीरे रॉड नीचे आना शुरू करेगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो नीचे आएगा, फ्रिक्शन अगर होगा तो हो सकता है कि रुका हुआ रहे। अगर फ्रिक्शन भी होता तब क्या करते हैं, यहाँ पे भी लगाते एक फ्रिक्शन, सरफेस के लोग यहाँ पे लगाते फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन एमजी को बैलेंस कर रहा होता। ठीक है, खैर अभी हमें फ्रिक्शन पे अभी हमने डिस्कशन किया नहीं है, अभी तो सिर्फ हम नॉर्मल फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल फोर्स अभी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर तुमने ठीक नहीं किया तो रोटेशन में जाकर के तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से कोर कंसेप्ट शुरू हो चुका है फिजिक्स का। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, और क्लास इंक्रीज करने का पर्पस भी मेरा यही था कि अच्छे से क्वेश्चंस को कराते हुए चले ताकि इनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे इसमें। ठीक है, अभी मैंने मॉड्यूल छूने के लिए मना किया तो मॉड्यूल मत छूनो, जितना कहा जा रहा है उसको एज इट इज फॉलो करो। चलो, आई होप कि नॉर्मल फोर्स अब बहुत हद तक क्लियर रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चंस बनाते हुए आएगा, हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम आए, तो वो तुम एक बार घर पे जाके ट्राई करो। जो क्वेश्चन डाउट ग्रुप में है तो शुरू का 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर भी हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, लेकिन कल क्लास अगर टाइम से स्टार्ट हुआ तब 7:30 अगर स्टार्ट हो जाता है तो मैं शुरू का हाफ एन आवर डिस्कस कर सकता हूँ, तुम्हारा डाउट ले सकता हूँ, क्योंकि 1.5 आवर एटलीस्ट चलना चाहिए क्लास। चलो, हम लोग आ जाते हैं फ्रिक्शन। दूसरा जो फ्रिक्शन में जस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं फ्रिक्शन अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं जस्ट फोर्स को कैसे लगाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर कहीं फ्रिक्शन आ जाए तो तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन लग सकता है, और फोर्स का डायरेक्शन दिखाने आना चाहिए, तभी तो तुम लगा पाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर पाओ। इसके लिए मैं फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन हमें अलग से एक चैप्टर में पढ़ना है, फ्रिक्शन हमारा एक अलग से डिटेल डिस्कशन होगा वहां पे। अभी जस्ट मैं फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करूंगा और 2-3-4 पॉइंट लिखा दूंगा। चलो, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है फ्रिक्शन, बताओ? रेसिस्टिव फोर्स है, मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगता है, यानी कि ये मोशन को अपोज करता है। अनुसार कितने लोग हैं कि अग्री करते हैं इस बात से, ये मोशन को अपोज करता है? बाकी लोग अग्री नहीं करते इस बात से। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ट्राई करते हैं। हाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में और रफ कांटेक्ट अगर है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, इधर की तरफ लगता है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करके दो तरह से फोर्स लगा रहे हैं, एक है कि नेट अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगा, और एक है जो सरफेस के लॉन्ग लगा। जो सरफेस के लॉन्ग लगा फोर्स वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमेशा सरफेस के लॉन्ग लगता है, इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस। एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि इट अपोजेस द मोशन, वो बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। अगर किसी ने ये कहा कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन तो ये बहुत ही गलत बात है। हम चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो हमारा मोशन जो क्रिएट हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। नहीं होता, नहीं होता तो
हम चल नहीं पाते। जैसे आइस के सरफेस पे चलना मुश्किल होता है, क्यों? तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम है, ठीक है। लेकिन रफ सरफेस पे हम आसानी से चल पाते हैं, क्यों? तो हमारा मोशन किसकी वजह से हुआ? दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। पूछा इधर, कोई बुक बुक दो, कोई बुक या कॉपी दो, कॉपी दो। चलो ये कॉपी है, ठीक है, और मेरे हैंड के साथ ये कांटेक्ट में है, मेरा हाथ इसके कांटेक्ट में है, मैं इसको आगे लेकर के जाऊंगा, ये आगे लेकर के आगे जाएगा, ये कॉपी भी। मैंने इसके ऊपर अपना फोन रख दिया, ठीक है, ये फोन मैंने इसके ऊपर रख दिया, मेरा कांटेक्ट इस कॉपी के साथ है, इस फोन के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। अब मैं इसको आगे लेकर के जा रहा हूँ, ये फोन भी आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है आगे? इसको आगे लेकर के जाने वाला कौन है? नहीं, मेरा हाथ नहीं। मेरा हाथ अगर नहीं होता, कोई दूसरा फोर्स अगर इसको मूव करा रहा होता ना, तब भी ये फोन आगे जाता, लेकिन फोन के ऊपर वो फोर्स नहीं है। मैं बहुत सिंपल सा चीज कह रहा हूँ, मेरा हाथ फोन के कॉन्टेक्ट, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, फोन के कांटेक्ट में है क्या? किसके कांटेक्ट में? कॉपी के कांटेक्ट में। तो मैं तो कॉपी को लेकर के आगे जा रहा हूँ, लेकिन इस फोन को लेकर के आगे जाने वाला कौन है? इस फोन और कॉपी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स। अगर ये बहुत परफेक्टली स्मूथ होता ना, तो ये कॉपी ऐसे बढ़ जाता, ये गिर जाता वहीं का वहीं। तो ये मत कहो कि कॉपी लेकर के जा रहा है, कॉपी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स इसको आगे लेकर के जा रहा है। तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन अपोज किसको करता है? आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को अच्छे से? फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मैंने ये कहा, ठीक है, द फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अपोज करता है। मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन मतलब, जैसे मान लो, पहले लिख लो इसको, द फोर्स, पहले लिख लो, इट एक्ट अलोंग द टेंजेंट, पहले किधर की तरफ रहेगा? इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, पहला चीज, इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, डायरेक्शन यहाँ पे छुपा हुआ है। अभी डायरेक्शन का डिस्कशन हुआ नहीं है, इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग तो एक्ट, बात सही, लेकिन किधर की तरफ? डायरेक्शन यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, तो किधर की तरफ एक्ट होगा? द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव स्प्लिटिंग टेंडेंसी। मैंने टेंडेंसी जानबूझ के लिखा है, लेकिन टेंडेंसी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो स्लिप कर ही जाए, कभी कभी होता है कि स्लिप करने किधर वाला है, अपोजिट टू रिलेटिव टेंडेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फ्रिक्शन इट अपोजिट द रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर तुम पॉइंट से हट रहे हो। मैं भी तुम्हें फ्रिक्शन लगाना सिखा रहा हूँ, तुम कह रहे हो इस केस में नहीं। ये होता है वैसे, इस केस में नहीं होता है, जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हुआ, इस अपोजिट द रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स से टेंजेंट कोलन लगेगा। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब है। एक ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे बी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। ये चलो पहले सिंगल ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, ठीक है, पहले सिंगल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए है, और इसको किसी ने ऐसे पुश करना शुरू किया है, फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ कि सरफेस ऐसा था, थोड़ा ऊपर इसको उठा दिया ऐसे, ताकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखे मुझे, ठीक है, ध्यान से दिखा, लिखना नहीं है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फोर्स हमने ऐसे लगाया है,
अब ये बताओ कि अगर फोर्स मैंने ऐसे लगाया है तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, देखते हैं किधर की तरफ मूव करेगा, किधर की तरफ मूव करेगा। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसका आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर में आता है, कोई भी फोर्स अगर कोऑर्डिनेट हुआ है तो एक्शन रिएक्शन पेयर जरूर होगा। तो इसका रिएक्शन फोर्स इस सरफेस के ऊपर आएगा, किधर की तरफ आएगा। तो ऐसे देखना है कि अच्छा ये पॉइंट अगर आगे बढ़ गया तो रिलेटिवली, ध्यान से सुनना, रिलेटिवली ये पीछे गया, रिलेटिवली ये कहा गया पीछे। तो अगर ये मूव ऐसे कर गया रिलेटिवली, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे लगेगा आगे। मूवमेंट अगर इसका पीछे हुआ है, ये पॉइंट अगर आगे चला है तो ये रिलेटिवली पीछे चला गया। तो ये पीछे अगर चला गया, पीछे जाने का मोशन अगर है इसका रिलेटिव मोशन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, रिलेटिव मोशन। क्योंकि एक्चुअली में ये पॉइंट मूव किया ही नहीं, ये पॉइंट तो सर्कस पे ऐसे मूव किया, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर इसके ऊपर है तो वो कहेगा ये पॉइंट पीछे का है। इसलिए मैं बार बार रिलेटिव टर्म यूज कर, ठीक है, कि इसके ऊपर ये पीछे की तरफ अगर मूव कर चुका है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ लगेगा, आगे। तो एक्शन रिएक्शन पेयर भी आ गया, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे आया, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे आ गए। अब देखना दो ऑब्जेक्ट को एक साथ में मूव करा रहा हूँ, मैं दो ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करा रहा हूँ, एक ये है और दूसरा ये, एक ए है और दूसरा बी। प्लेट करके बनाओ, ये बी का कॉन्टेक्ट और ए इसका। क्लियर है यहाँ, एक बी है और एक ए। तुमने फोर्स लगाया है किसके ऊपर, नीचे वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है, तुमने फोर्स लगाया नीचे वाले ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुमने फोर्स अगर नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर लगाया है तो ये बताओ इसका मूवमेंट किधर होना है, आगे की तरफ। तो रिलेटिवली ये कहाँ गया होगा, ये इसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया, इसका टेंडेंसी मूव करने का आगे की तरफ है, इसका मूविंग टेंडेंसी कहाँ है, आगे की तरफ, ऐसे चला गया। ये आगे चला गया ना, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे, पीछे। तो फ्रिक्शन पीछे लगा, अगर ये आगे चला गया तो रिलेटिवली ये कहाँ गया, पीछे। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगाओ, आगे की तरफ। अब समझ में आया, ये फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा था और यही फ्रिक्शन उसका मोशन आगे की तरफ करा रहा था। तो ये तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के कैसे हो जाएंगे भाई, एक्शन रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड का एक जैसा फोर्स होता है, हमेशा ही होता है। तुमने कल क्वेश्चन किया ना, तो ये उल्टा उल्टा बात क्यों बोल रहे हो, ये दोनों एक्शन रिएक्शन, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी कि ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। ठीक है, नींद से जाग के रहो, बैठा रहो, ठीक है, तो सब कुछ समझ में आए। आधे टाइम पे तो तुम सोते रहते हो, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। तुम पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करके दिखाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाओ, ठीक है? और कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, दोनों का कांटेक्ट पॉइंट दिखा दो, ये तो मैंने मोशन करा दिया है। अच्छा, अब तुम्हें ये देखना है कि अगर तुमने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसका मोशन किधर होने वाला है, आगे। ये होगा ना भाई, फिजिक्स है, बहुत सिंपल होता है फिजिक्स, एज इट इज। देखिए कॉम्प्लिकेटेड सोच वाला को दिक्कत होता है। तो इसको आगे की तरफ मूव कराया, तो आगे मूव किया तो ये पॉइंट सक के आगे चला गया। तो अगर इसका मोशन आगे हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कैसे लगाएंगे, पीछे, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अब रिलेटिवली तुम इसको देखो कि अगर ये आगे चला गया तो रिलेटिवली ये पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन कैसे रहेगा, आगे की तरफ। अगर इसका मोशन पीछे हो रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ रहेगा, फ्रिक्शन आगे मोशन, फिर पूरा कहानी बता दिया और फिर वही घूम फिर के वही आ गया। मैं उस समय से बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। अरे अगर तुमने इसको आगे बढ़ाया तो ये साथ साथ में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके ऊपर फोर्स तो लगा नहीं है तुम्हारा, फोर्स फोर्स तो तुमने बी के ऊपर लगाया। तो ए क्यों आगे जा रहा है, ए को आगे लेकर के जाने वाला कौन सा फोर्स है, बी नहीं, बी। ए को आगे ले जाने वाला ये फ्रिक्शन का फोर्स है। तुम्हें ये फ्रिक्शन दिख नहीं रहा है तो तुम लगाओगे कहां से भाई, क्वेश्चन कैसे, तुम्हें तो फ्रिक्शन दिख ही नहीं रहा है, तुम्हें बी आगे लेकर के जा रहा है, बी नहीं लेकर के जा रहा है उसको, बी के ऊपर लगने वाला फोर्स और है, बी की वजह से ये कॉन्टेक्ट की वजह से एक फोर्स लग रहा है,
वो फोर्स आगे लेकर के जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल इसके मोशन में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो वैसे इसको धक्का देते, अगर ये परफेक्टली स्मूथ सर्फेस होता ये यहीं पे गिर जाता। तो जब तुमसे पूछा जाए कि बी ए को आगे ले जाने वाला कौन है, तो तुम कहते बार बार कहते घूम फिर वही आता बी लेकर के आगे की बात करें, बी लेकर के आगे आगे ले जाने वाला नहीं है। अरे फोर्स कोई रिस्पॉन्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? चुप रहो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं आता। यानी कि अब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, चलना क्यों शुरू किया तो तुम कहोगे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, बात सही है। अरे ये क्यों चलना शुरू किया? ए के ऊपर ये फोर्स आया, कौन सा फोर्स आया? फ्रिक्शन का फोर्स। तो ए का मोशन क्रिएट करने वाला फ्रिक्शन का फोर्स है। तो ये बात कैसे सही होगा कि फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन? यहाँ तो मोशन को क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये बात हमेशा सही है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बात हमेशा सही है। अब बोलो क्या बोलो? जो चीज समझाया जाता है ना पहले तुम उसको समझने का कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ कि फोर्स को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं, तुम करो बी लेके जा रहा है, कैसा बेवकूफ की तरह आंसर कर रहे हो। वो अलग चीज है, वो आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। वो तो इनर्शिया का है प्रॉपर्टी, ये इनर्शिया की वजह से चाहता है कि वो रेस्ट में रहना, जबकि वो कार्ड मूव कर चुका है, इसके कारण वहीं पे गिरे। नहीं नहीं, वो अलग चीज, फ्रिक्शन लग रहा होगा लेकिन वो प्रॉपर्टी अलग तरह से एक्सप्लेन होता है। वो जो फिनोमिना है वो ड्यू टू इनर्शिया दिखता है कि कार्ड को अगर ऐसे हिट किया तो सिक्का वहीं पे गिर गया ग्लास के अंदर और कार्ड मूव कर गया, तो वो है इनर्शिया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है। वो अलग चीज है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे जब लॉज ऑफ मोशन में आएंगे। तो अभी तो लॉज ऑफ मोशन में आया ही नहीं, मैं तो अभी सिर्फ ये फोर्सेस को पहचानना बता रहा हूँ कि फोर्स को आइडेंटिफाई करो, और इस तरह से आंसर मत करो कि बी लेकर के आगे। अरे फोर्स लेकर के, न्यूटन फर्स्ट लॉ जब तुम्हें मालूम है, 9th में पढ़ा है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में चेंज तभी आएगा जब कोई फोर्स आएगा। बात सही है। तो अगर इसका तुम्हें दिख रहा है कि पहले से रेस्ट में था, ये चलना शुरू कर दिया, तो तुम्हें सोचना चाहिए भाई कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर सही है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एक नॉर्मल इंसान ऐसा सोचेगा, ये नॉर्मल इंसान ऐसे सोचेगा कि अच्छा फोर्स हमने इस पे लगाया है बी के ऊपर, लेकिन ए क्यों चल रहा है आगे। एक नॉर्मल इंसान ऐसे सोचेगा कि फोर्स हमने किसके ऊपर लगाया, धक्का हमने किसको दिया, लेकिन एक क्यों चला, तुमको बी लेकर जाना है। अरे बी लेकर नहीं, तुम न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ कनेक्ट करो। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फोर्स ढूंढो कि कौन सा फोर्स है। यही होता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन, तुम किसकी बात करो, बी की या किसके मोशन की बात करें? ए का मोशन। अगर बी, तुम ए का मोशन की बात करो, मैंने मोशन मोशन कहा, मैंने कहा रिलेटिव मोशन, जब हमने इसको धक्का दिया तो बी आगे की तरफ गया। तो अगर ये कांटेक्ट पॉइंट आगे खिसकना चाहा तो रिलेटिवली ए का जो कांटेक्ट पॉइंट था वो पीछे खिसका, तो ए के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा आगे और बी के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। सिंपल सा चीज है, ठीक है। और एक्शन रिएक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। फिर एक और पॉइंट ऐड करूंगा, कैसा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। तो 2 पॉइंट इसके अंदर और आएगा, ठीक है। हम्म हम्म देखो, टेंजेंशियल फोर्स, कोई भी फोर्स अगर आएगा तो अचानक से ए के ऊपर आएगा, बी के ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पहली बात की कोई भी फोर्स आता है तो एक्शन रिएक्शन पेयर में आता है, ठीक है। तो इसका, अगर ए के ऊपर तुम कोई फोर्स दिखा रहे हो तो उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ पे, ए के ऊपर तो लगेगा ही नहीं। कभी भी एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगता, ये मैं बता चुका हूँ। एक्शन रिएक्शन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, ठीक है। तो ए के ऊपर लग रहा है तो बी के ऊपर जिसके साथ कॉन्टेक्ट में है, अगर ये टेंजेंशियल फोर्स है तो कोई कॉन्टेक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ही हमने इन दोनों को रखा है, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों को। तो अगर हमने इसको आगे की तरफ लगाया तो जो अलोंग द सरफेस लगता है फोर्स, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। अलोंग द सरफेस जो लगता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। तो फ्रिक्शन का फोर्स कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स एफ और ये वाला फोर्स एफ, अलोंग द सरफेस लगने वाला। तो अलोंग मत बोलो अभी, अलोंग द सरफेस लगने वाला फोर्स ये है, ठीक है। और अलोंग द सरफेस अगर लग रहा है, अगर तुम किसी एक को एक्शन करे तो दूसरे को रिएक्शन कहोगे, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, और इसमें क्या है जो समझ में नहीं आया वो बताओ, क्या है? हाँ करते हैं, ठीक है। अगर हमने
बी को ए के ऊपर क्यों रखना, तुम ए के ऊपर फोर्स लगा दो, सीधा सा बात है। तुम ऐसा सोचो। चलो एक दूसरा हम लोग कंडीशन लेते हैं कि ऐसा है और ये सरफेस, तुमने इस बार ए के ऊपर फोर्स लगाया। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस। तो दो केस लेते हैं, एक स्मूथ सरफेस का, एक रफ सरफेस का। तो मान लेते हैं ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, और ये वाला रफ सरफेस, तभी तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब तुम ऑब्जेक्ट को कर दो, स्प्लिट कर दो, ए को अलग बी को अलग। ठीक है, ए नीचे में बी, और यही वाला कॉन्टेक्ट रहा होगा। ठीक है, तुमने फोर्स, अप्लाइड फोर्स किसके ऊपर लगाया, इधर इधर देखने का है। अप्लाइड फोर्स किसके ऊपर लगाया, ए के ऊपर लगाया। ये रहा तुम्हारा अप्लाइड फोर्स। तो बताओ इसका रिलेटिव स्लिपिंग किधर की तरफ होगा, आगे की तरफ। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, पीछे। बहुत सही बोल रहे हो। ठीक है, क्लियर। अब बताओ, अगर ये रिलेटिवली आगे गया तो ये कहाँ गया, ये पीछे गया, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, आगे की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस हुआ तो ये भी चलना शुरू कर देगा। समझ में आया। अगर ये नीचे वाला परफेक्टली, क्योंकि नीचे और कोई सरफेस तो है और कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसके ऊपर अगर कोई रिएक्ट, कोई भी एक्शन या रिएक्शन, कोई भी फोर्स अगर आ गया और उसको काउंटर करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तब तो ये मोशन कराएगा, तब तो ये मोशन कराएगा। लेकिन अगर नीचे में फ्रिक्शन हुआ तो एक, जैसे ही इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स आया, तुरंत फ्रिक्शन पीछे से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी। इसका टेंडेंसी आगे जाने का होगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स आ गया, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे आ जाए। तो अगर रफ सरफेस हुआ तो सिर्फ ये मूव करेगा, ये मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, दोनों सरफेस स्मूथ है, दोनों सरफेस स्मूथ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं, ये आगे नहीं जाएगा। दोनों रफ का तो डिस्कशन कर चुका कि दोनों अगर रफ है तो यहाँ पे भी एक कांटेक्ट है, तो तुम ऐसा सोचोगे कि अच्छा यहाँ पे भी रफ कांटेक्ट है, अप्लाइड फोर्सेस के ऊपर है, तो इसका रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी आगे की तरफ है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे चला जाए। और भी फ्रिक्शन के बारे में और भी चाहिए कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, एक टाइम तक अपने आप को एडजस्ट करता है पहले, और उससे ज्यादा फोर्स ओवरकम कर जाता है तब ये चलना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि तुमने फोर्स लगाया चलना शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, कुछ देर तक वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तुम 10 न्यूटन लगाओगे वो खुद 10 हो जाएगा, तुम 20 करोगे वो खुद 20 हो जाएगा, एडजस्ट करता है अपने आप को। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट का मोशन होगा ही, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा ही। ठीक है, वो वो सब चीज हम पढ़ेंगे, वो सब चीज हम पढ़ेंगे कहाँ पे। फ्रिक्शन का एक अलग सा चैप्टर है जिसमें हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे वहां पे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फ्रिक्शन कैसे लगता है, अलोंग द सरफेस लगता है, किसको अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये अलोंग द सरफेस लगता है, किधर की तरफ लगता है, तो अपोजिट टू द रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी। कभी कभी होगा क्या कि तुम फोर्स लगा रहे हो लेकिन ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन टेंडेंसी तो है ना लिफ्ट, उसको आगे जाने का है, तो उसका मोशन का टेंडेंसी आगे की तरफ है, तो हम फ्रिक्शन को पीछे लगाएंगे। ठीक है, चलो एक चीज और बता देता हूँ, सिर्फ ये, हालांकि मैं इसको वहां पे डिस्कस करता, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लिख रहा हूँ। अच्छे से समझना है इस चीज को, और अगर ये चीज क्लियर रहा तो फिर आगे चल करके तुम्हें किसी भी तरह के फोर्स इक्वेशन लिखने में ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम्म हम्म
दो पॉइंट और इस है इसमें। फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या कि किस इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। और फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, या इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। आइडियली नहीं आना चाहिए, लेकिन परफेक्टली स्मूथ सरफेस पॉसिबल नहीं। ठीक है, किसी भी सरफेस को परफेक्टली स्मूथ किया ही नहीं जा सकता है। अब तुमने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया है कि अगर दो ग्लास सरफेस को रख दिया जाए तो उसको मूव कराना मुश्किल होता है, तो स्मूथ सरफेस है। तो जितना अच्छा अगर रफ कांटेक्ट है, ध्यान देना, कल उसने एक चीज पूछा था कि एक बोतल को ऐसे रखते तो 4 पॉइंट पे ही कांटेक्ट आ रहा है। एक्चुअली 4 पॉइंट पे कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है, तुम अगर कोई स्मूथ सरफेस को भी रखोगे ना ऐसे, तभी कुछ ही पॉइंट पे कांटेक्ट आएगा, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे वो डिस्टेंस बहुत है। एटॉमिक लेवल पे अगर तुम देखो तो वो जो स्मूथ सरफेस है वो ऐसे ऐसे दिखेगा। तो एक्चुअल में कांटेक्ट कोई दूसरा सरफेस तुम रख भी रहे हो तो ऐसा ही कांटेक्ट है। कांटेक्ट तो एक्चुअली बहुत कम पॉइंट पे। जहां पे अच्छा कांटेक्ट बनेगा ना स्मूथ सरफेस, तो उसके बीच में मूव कराना, अच्छा कांटेक्ट बनेगा तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हाई हो जाएगा, तो उसको मूव कराना उतना ही मुश्किल होगा। दो ग्लास सरफेस को ऐसे चिपका दो, फिर उसको मूव करना बहुत मुश्किल। ठीक है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर रफ है कांटेक्ट, मतलब कुछ पॉइंट पे कांटेक्ट है, तो उसके इसमें मूव कराना आसान है। ठीक है, और म्यू का वैल्यू जनरली तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि म्यू जो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को हम लिखते कैसे हैं, जैसे कितना पॉइंट लिखा दिया 5, एक और पॉइंट लिखोगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे लिखते हैं। फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। और ये फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्सेस, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो एक हमें कांस्टेंट देना है जिसको हम कहते हैं म्यू। म्यू इंटू एन लिखते हैं। फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन। अब म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, कुछ भी हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है, मैटर वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये म्यू का वैल्यू तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि म्यू का वैल्यू इन जनरल लेस देन 1 होता है, फ्रैक्शन में होता है इन जनरल। लेकिन ग्लास ग्लास के बीच में म्यू का वैल्यू 1 हो जाता है। दो कॉपर सरफेस के बीच में म्यू का वैल्यू 1.61 हो जाता है, मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। जनरली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि कोई फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 100 न्यूटन का है और 0.5 है म्यू का वैल्यू, वो क्वेश्चन में दे देते हैं, तो 100 × 0.5 करने से फ्रिक्शन कितना हो गया, 50 न्यूटन। 100 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स है तो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन का फोर्स होगा, राइट। तो जनरली फ्रिक्शन का वैल्यू नॉर्मल फोर्स से कम ऑब्जर्व किया गया है जनरली। लेकिन ग्लास ग्लास के केस में म्यू का वैल्यू 1 हो जाता है, जितना नॉर्मल होगा उतना ही फ्रिक्शन हो जाएगा। और दो कॉपर सरफेस अगर है कांटेक्ट में, ठीक है, लेकिन वैसा ही होना चाहिए एक्सट्रीमली क्लीन, मतलब क्लीन का मतलब कोई ऑक्साइड ये सब फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल ये सब चीज नहीं, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं हो, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो एक्सट्रीमली हाई होगा। ठीक है, अगर लगाओगे 100 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स होगा तो फ्रिक्शन एक्ट होगा 160 न्यूटन, ऐसे। ठीक है, तो उस केस में म्यू का वैल्यू जनरली 1.61, यानी कि म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये है कॉपर का केस और ग्लास का केस, ये दो केस में ही ऐसा होता है। ठीक है, और भी सरफेस हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का डेटा अवेलेबल है कि कॉपर के लिए 1.61 और ग्लास के लिए 1 लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, इसको मैं कहूंगा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा कि ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है, आगे चल के इसको म्यू एस लिखा जाता है। इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एफ को क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एल। अब लिख लो जल्दी फटाफट, और पूरा कंसंट्रेशन इधर की तरफ होना चाहिए, लॉस मत रहा करो। ठीक है, पूरा फोकस इधर की तरफ हो। सुना हुआ बात अलग है, सुन तो रहे हैं, लेकिन कितना समझा है वो मैटर करता है।
अभी फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करके छोड़ रहा हूँ यहीं यहीं पे, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा एक अलग चैप्टर है। जब न्यूटन्स लॉ खत्म होगा तो उसके बाद फ्रिक्शन वाला चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, हटाओ इसको। तो आई होप कि तुम्हें फ्रिक्शन का डायरेक्शन एटलीस्ट डायरेक्शन लगाने आ गया होगा। फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है, एलोंग द सरफेस होता है, दो पॉइंट कांटेक्ट जहाँ पे होगा, रफ कांटेक्ट के लिए फ्रिक्शन का फोर्स आता है। बस यही सब चीज ध्यान रखना है। नंबर ऑफ रफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिक्शन, लिख लो ये भी। नंबर ऑफ रफ कॉन्टैक्ट्स, नंबर ऑफ रफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्सेस इतने होंगे। ठीक है, बस ये सब पॉइंट एकदम से अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन लेने वाला ये फैक्टर्स है। ये यही वो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे डायरेक्शन किधर लगाना है ये डिसीजन हम ले पाते हैं। कितना कांटेक्ट फोर्स होगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, ये डिसीजन भी हम इसी के ऊपर ले पाएंगे। कितना रफ कांटेक्ट है उसके उसके बेसिस पे उतने फ्रिक्शन के फोर्सेस लगेंगे। इधर की तरफ लगेगा इसका डिसीजन हम लेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे। ये रिलेटिव अपोजिट टू रिलेटिव टेंडेंसी, और रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी, अपोजिट टू रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी। ऑब्जेक्ट का स्लिप करने का टेंडेंसी किधर, स्लिप कर रहा है तो ठीक है दिखेगा, नहीं तो करने का टेंडेंसी किधर की तरफ है, उसके अपोजिट लगाते हैं हम लोग फ्रिक्शन को। और ये भी एक्शन रिएक्शन में आता है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका रिएक्शन का फोर्स आएगा। यही सब चीज दिखाना है। ये सब चीज जो लोग दिखा लेंगे, ये पॉइंट्स जिनका क्लियर रहेगा वो गलती नहीं करेंगे। जिनका क्लियर नहीं है, जो सिर्फ कथा की तरह सुन चुके हैं, उनको दिक्कत होगा। ठीक है, जो लोग ऊँग रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन के बाद आगे हम लोग किसमें, फ्रिक्शन के बाद आगे हम लोग टेंशन। ग्रेविटेशन तो बेसिक हो चुका है, एक ग्रेविटेशन का अलग चैप्टर है। टेंशन, टेंशन क्या है? तो टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, ऊपर नहीं खींचता। ध्यान से सुनना, जितना लिखा रहा उसको, उस बात को तुम अच्छे से समझ जाओ, यही बहुत है। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। ये कभी किसी को पुश नहीं कर सकता, इसलिए कभी भी टेंशन से पुश नहीं कराते, चीज को खींचते हैं। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, इट नेवर पुशेस अ बॉडी। हाँ हाँ, ये नहीं, जो जहां पे तुम्हें स्ट्रिंग दिखेगा वहां तुम्हें समझ जाना कि टेंशन लगाना है। मैं वो सब बता दूंगा, डिसीजन लेने वाला फैक्टर तुम्हारा बहुत क्लियर रहेगा, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम बात को समझ, अगर तुम यहाँ पे रहते हो तब मेंटली फिजिकली, यानी कि फिजिकली प्रेजेंट है यहाँ पे, मेंटली कहीं और है। ठीक है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा लॉस्ट रहते हो इसलिए। ठीक है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, और ये तो आधा नींद में क्लास निकाल देती है। ठीक है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, इट नेवर पुशेस अ बॉडी। ये कभी किसी को पुश नहीं कर सकता। तो उसके बाद तुम कहोगे सर लगाएंगे कैसे, डायरेक्शन किधर है? तो द डायरेक्शन ऑफ पुल इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। पुल करने का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ पुल इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। द डायरेक्शन ऑफ पुल इज द डायरेक्शन ऑफ, टेंशन का डायरेक्शन भी वही। आराम से समझना एक एक पॉइंट। किसी सिंगल मासलेस स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, टेंशन रिमेन सेम इन ए सिंगल मासलेस स्ट्रिंग। एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा अभी। टेंशन रिमेन सेम इन ए सिंगल मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस कहो या लाइट स्ट्रिंग, ज्यादा अच्छा है लाइट स्ट्रिंग। हाँ, लाइट स्ट्रिंग।
मतलब उसका मास बहुत ही कम है, इतना कम है कि हम लेंगे नहीं, नेग्लिजिबल मानेंगे। चौथा पॉइंट था। ठीक है, अगर डिफरेंट स्ट्रिंग होगा तो डिफरेंट टेंशन अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है तो टेंशन रिमेन्स जीरो। टेंशन इक्वल टू जीरो कब लेना है? व्हेन स्ट्रिंग इज स्लैक, स्ट्रिंग ढीला हो गया तभी टेंशन जीरो हो गया। और और कब? जब स्ट्रिंग टूट जाए तब के लिए, या कट कर दिया जाए। स्ट्रिंग को तोड़ दिया जाए या फिर कट कर दिया जाए, तो उस केस में भी टेंशन को जीरो कर देना। जाग जाओ अभी, तुम भी सो रहे हो आज। ओ, पहली बार तुम्हें सोते हुए देखा है आज। वो ठीक है, लेकिन ऐसे में चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, तुम लोगों ने ये टाइम रखवाया है। और तुम्हारे जैसा रूटीन मेरा भी होता है। तुम्हारे जैसा ही रूटीन मेरा भी होता है। हाँ हाँ। तुम दिन भर पढ़ते हो, अंतर इतना है, तुम दिन भर पढ़ते हो, दिन भर पढ़ाता हूँ बस। ठीक है, उसके बाद फिर जाकर घर पे जाते हो तो तुम भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ। तुम्हारा टाइम उल्टा है, मेरा टाइम और तुम्हारे अकॉर्डिंग उल्टा है, लेकिन तुम्हारा और मेरा रूटीन सेम ही है। हम्म। टेंशन, चलो एक एक करके बताता हूँ क्या लिखा है मैंने। मैं पूरे शुरू से वो सारा पॉइंट। हाँ, मुझे बोलने दोगे कि तुम ही बोलोगे? ठीक है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। ठीक है, टेंशन क्या करता है? तो पुल करने वाला फोर्स। तो ऑब्वियसली पुल करने के लिए स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा, थ्रेड कनेक्टेड होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे हम दिखाते हैं, ये ब्लॉक के अंदर ये है टेंशन का पुल, दिखना नहीं है। ठीक है, लिखते हो इसलिए समझते नहीं हो। ठीक है, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। कितना ऐसा क्या है, मैं इसके बाद में नोट शेयर कर देता हूँ। फिर तो छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पूरा सिस्टमेटिक सब कुछ बना हुआ है, तुम उस सिस्टम के अंदर ही नहीं आ रहे हो। दिक्कत इसी बात का है। ठीक है, ये मास एम है और इसको ऐसे पुल किया गया है। ठीक है, अब मास को अगर ऐसे पुल करे स्ट्रिंग के थ्रू, तो यहाँ पे तुम्हें टेंशन लगा देना है, टी लगा देना। अगर उन्होंने कोई फोर्स एफ बोल दिया है, हेलो, कोई फोर्स अगर एफ बोल रखा है तो ठीक है, तो फोर्स एफ लिखेंगे। नहीं बोला है तो अपने मन से टेंशन टी लगा देंगे। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हो कि दो मास ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तुमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, ध्यान से देखना। फोर्स ऐसे तुमने खींचा, अप्लाई किया है, तो बताओ इसके बीच में, इस स्ट्रिंग के बीच में एक टेंशन का फोर्स आएगा। तुमने ऐसे स्ट्रिंग को खींचा, ये फोर्स मान लेते दे दिया एफ, लेकिन तुमने तो ए को खींचा है, बी को खींचने वाला कौन है? तो कहोगे कि टेंशन। इन्हीं को अक्सर धागा खींच रहा है, मार खाएगा। ठीक है, टेंशन है। बी को खींचने वाला कौन सा फोर्स है? टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग आ गया। अच्छा, एक सिंगल स्ट्रिंग है तो हर जगह पे टेंशन, यहाँ भी लगाएंगे तो टी, यहाँ भी लगाएंगे, और एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। लेकिन एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं होता है। अब मैं अगर तुम्हें कहूंगा कि ए के ऊपर दिखाओ कि कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो तुम ऐसे दिखाओ कि सर ए ये है, एक ऐसे खींच रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो फोर्स एफ बोल दिया गया है। और एक ये पीछे की तरफ स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग लगा दिया। अब टेंशन कैसे लगाऊं इसमें? तो स्ट्रिंग को पकड़ के खींचना है, स्ट्रिंग को पकड़ के खींचना है। फोन अंदर रखो, फोन अंदर रखो, जिसके पास ये फोन है अंदर रख लो, जब कहा जाएगा तभी फोन यूज करना है। ठीक है, ये तो फोन को डाल दूंगा बगल वाले तालाब में, खोजते रहने की फोन कहाँ गया। ठीक है, और मैं ऐसा कर चुका हूँ, पूछ लेना जो केयर टेकर है उससे, मैं फोन फेंक चुका हूँ एक बार उस बगल वाले तालाब में। ठीक है, तो ये गलती मत करना है, यहाँ पे नहीं, टोलेगंज में जस्ट बगल में ही तालाब है। ठीक है, तो फोन में फेंक चुका हूँ उसका। पेरेंट्स ने कहा कि बहुत अच्छा किया, मैं दोबारा अगर लेके जाए तो उसको ही फेंक दीजिए। ठीक है, तो एफ माइनस टी, एफ इधर की तरफ, राइट की तरफ, और टी पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ है तो क्या लिखूंगा? माइनस टी।
तो F माइनस टी इक्वल टू इसका मास m1 इंटू इधर की तरफ अगर जा रहा है तो एक्सप्रेशन A, तो m1 इंटू ए। ठीक है, हो गया फोर्थ इक्वेशन। अगर तुम कहोगे B के ऊपर लिखना है तो चलो B को बनाते हैं। ये B है, B के साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है, आगे की तरफ पकड़ के खींचना है। किधर खींचूं? किधर खींचूं, आगे की पीछे? हाँ, B को कैसे खींचूं? अरे कैसे खींचूं? पीछे। पीछे कैसे खींचूंगा? इस पुल करना है आगे की तरफ, इधर। तो टेंशन हो गया। हाँ, टेंशन कहीं पुश नहीं कर सकता है। तो टी को ऐसे लिखूंगा, टी और इसका मास m2 है, तो m2 इंटू, और तो कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा। ठीक है, टी इक्वल टू m2 है, बस हो गया। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और ये आ गया इसका फोर्स इक्वेशन। तो तुम ऐसे देखना है कि अच्छा, एक स्ट्रिंग, एक टेंशन लगाना है। जब एक ऊपर है तो स्ट्रिंग को पकड़ के खींचना है। ए को कैसे खींचूंगा? तो पीछे खींचूंगा। बी को खींचना है तो बी तो आगे स्ट्रिंग को पकड़ूंगा, ऐसे खींचूंगा। तो स्ट्रिंग में बी के लिए स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन राइट की तरफ, ए में स्ट्रिंग में, ए के स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, दोनों होता। ठीक है, अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी फ्रिक्शन नेक्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट फोर्स को पहचानना बता दिया तुम्हें कि हाँ फ्रिक्शन कभी आया तो तुम पहचान सकते हो। मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन इतना ही नहीं है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें डिस्कस होगा ये चीज। लेकिन न्यूटन्स लॉ में हम बिना फ्रिक्शन के भी सारे फोर्सेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन के लिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंशन क्या है? पुलिंग फोर्स, खींचने का काम करता है। ये कभी पुश नहीं कर सकता किसी ऑब्जेक्ट को। और टेंशन का डायरेक्शन किधर की तरफ है? तो पुल करने का जो डायरेक्शन है, हेलो, पुल करने का जो डायरेक्शन है वो टेंशन का डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक ही स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे पूछा जाए टी लगाना है, यहाँ पे पूछा जाए टी लगाना है। फिर तुम यहाँ पे अगर पूछा जाए कि टेंशन, तुम किधर की तरफ आओगे तो तुम पूछो मुझसे कि ए को खींचना है कि बी को खींचना है। ए को खींचना है तो इधर, बी को खींचना है तो इधर। एक्शन रिएक्शन, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, हाँ हाँ, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब चलो, एक क्वेश्चन आया कि सेम कैसे ले रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा कि सर सेम कैसे ले रहे हैं। चलो एक ले लेते हैं स्ट्रिंग यहाँ। ठीक है, अगर इसका मास नहीं है, मैं मान लेता हूँ T1 T2, कुछ देर के लिए मैंने मान लिया T1 T2। तुमने कहा कि सेम कैसे, कुछ देर के लिए मैंने मान लिया कि एक T1 लग रहा है, दूसरा T2 लग रहा है, मैंने अलग मान लिया। अब तो दिक्कत नहीं तुम्हें। ठीक, अब मैं इसके ऊपर फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, तो ऐसे T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 0, लो, इसलिए सेम। लाइट स्ट्रिंग पहले ही बोल दिया है, सिंगल लाइट या मासलेस स्ट्रिंग होगा तभी टेंशन सेम होगा, अदरवाइज टेंशन को सेम नहीं लेना है। अदरवाइज टेंशन को सेम नहीं लेना है। ठीक है, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग नहीं बोला, तो अक्सर देखो कि बोला हुआ है क्वेश्चन में मासलेस स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग ऐसे बोला हुआ है, तो उस केस से मास को हम कर देंगे 0। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा T2। क्या ये समझ में आया? लाइट स्ट्रिंग के केस में ही ये सब चीज एप्लीकेबल होगा। ये सब पॉइंट्स लिख लो पहले। ठीक है, एकदम अच्छे से बुलेट पॉइंट में दे रहा हूँ, ये पॉइंट अगर याद रहा तुम अच्छे से क्लियरली समझे हुए रहे तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। ढीला हो जाना नहीं, स्लैग मतलब तो हो गया कट कर देना, ये सॉरी ब्रोकन का मतलब हो गया, या स्ट्रिंग कट है तभी टेंशन 0 है, स्ट्रिंग तो है ही नहीं, कट कट हो गया, या फिर स्ट्रिंग ढीला हो गया, ऐसा हो गया तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लिखो। हम्म, कब लिख लिया? मैंने तो लिखने में मना किया था। हम्म, क्या होगा फिर से? आते हैं। एक क्वेश्चन उसने कहा है कि नीचे से भी कोई कांटेक्ट प्रोवाइड कर दिया, यही है ना? ठीक, लेते हैं तुम्हारा, लिख लिया। खींचने का डायरेक्शन टेंशन का डायरेक्शन, स्ट्रिंग को पकड़ के खींचना है। हाँ,
तो जिधर जिधर खींचेंगे वो मैंने बताया इधर में। तुम सो रहे हो इसलिए ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे ठीक है। ये ए को पकड़ के खिंचा है सही। ठीक है। तो टेंशन का ए के लिए टेंशन का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, लेकिन बी को पकड़ के खिंचा है से, तो बी के लिए राइट की तरफ। ठीक है। प्रॉपर सो करके आया करो, फिजिक्स का क्लासेस मॉर्निंग सुबह 7:30। ठीक है, तो अच्छे ढंग से सो करके आया करो। ठीक है। इसलिए मैं वो क्लास वेडनेसडे को रखना चाह रहा था, जो अभी तुम्हारा फ्राइडे को हुआ, लेकिन उन लोग का नहीं हो रहा है, इस कारण से फ्राइडे रखा गया है। तो मुझे लगा था कि वो हेक्टिक होगा फ्राइडे सैटरडे संडे ना। अब देखते हैं कितना संभाल पाते हो, इसलिए मैं स्पीड को स्लो कर दिया हूँ, मतलब धीरे धीरे चल रहा है एकदम, एक एक चीज को क्लियर करते हुए। अब सोचो कि मैं अभी न्यूटन में घुसा ही नहीं, लॉज ऑफ मोशन में आया ही नहीं हूँ, मैं तो ये फोर्स बता रहा हूँ, फोर्स को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि भाई एक टेंशन होता है, एक फ्रिक्शन होता है, मैं वो सब चीज बता रहा हूँ। इतना स्लो चल रहा हूँ। क्या? लेकिन यहीं से तुम्हारा फाउंडेशन बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम दूंगा। ठीक है, इसके बाद वर्क पर एनर्जी ऐसे ही चलेगा। रोटेशन में जाते जाते तुम्हें लगेगा कि हाँ क्या हो रहा है, क्योंकि रोटेशन में पूरा मैकेनिक्स घुस जाता है, जो भी तुम पढ़ रहे हो ना न्यूटन लॉस में। अब यहाँ पे देख रहे हो कि स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल ले रहे हैं, वहां पे जाएंगे तो टेंशन T1 T2 कर देते हैं, इक्वल नहीं लेते हैं। इक्वल लेंगे तो वो रोटेट करेगा ही नहीं। तो वो सब बताया जाएगा। छोड़ दो। अरे एक वैसा क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले थे, तो उसको लोग नहीं देखते हैं। एक क्वेश्चन में से पूछ दिया तो क्या हो गया? क्या उससे भी टफ किया जा सकता है? ओलंपियाड का क्वेश्चन जाके देखो, पता चल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन का तुम ये मत समझो, तुम 11th 12th में आ गए ना, 11th में आ गए मतलब क्वेश्चन को एक्सट्रीम लेवल तक लिया जा सकता है। तुम किसी का टेस्ट पेपर बना के देख लो ना, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सारा क्वेश्चन तुमसे बनेगा क्या? नहीं, नहीं होता है। ठीक है, तुम बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग रखो, बाकी ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने का ये रहे कि हाँ मुझे फोर्सेस लगाने आ रहा है, ठीक है, सब कुछ करने आ रहा है, उसका तुम्हें फोर्स क्वेश्चन लिखना है, वो सब काम करना है। बाकी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। तुम ये देखो ना तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं। जो आईआईटी पूछेंगे वो तुम्हारा क्लियर है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, अब बताओ अगर मैंने स्ट्रिंग को ऐसे लगा दिया, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज लाइट, अगर स्ट्रिंग लाइट हुआ तो उसका हम लोग टेंशन दोनों तरफ सेम क्यों कर देते हैं, वो मैंने लिखा कि एम को मैंने कर दिया है नियरली 0। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक तरफ T1 - T2, मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ एक्सलेट हो रहा था, कुछ एक्सेशन था भी, मान लेते हैं 2 3 5 कुछ रहा होगा, लेकिन T1 - T2 मास इसका बहुत कम है, इसलिए जैसे ही ये नियरली 0 पुट होगा, ये पूरे को 0 कर देगा, T1 T2 को इक्वल कर देगा। तो इसलिए अगर लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन को इक्वल लिया जाता है। ठीक है। लेकिन ध्यान देना इधर में, चलो मैं एक एक करके सिंपल केस से शुरू करता हूँ। अगर ऐसा है कोई ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, इसके पहले वाला, यहाँ से फिजिक्स तुम्हारा शुरू हो गया। बुक के अंदर वो 4 लाइन लिखा हुआ है बस, उस 4 लाइन को समझना, एक्चुअल में समझना, और डिफरेंट केसेस में अप्लाई करना, ये दोनों अलग चीज होता है। एक होता है कि लिटरली पढ़ लिया, ऐसे लिटरेचर की तरफ पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन समझा नहीं उस चीज को, तो वो नहीं समझने वाले ही डिफरेंट केसेस में अप्लाई नहीं कर पाते उस चीज को। कॉन्सेप्ट वही है, वही 4 लाइन है, लेकिन अलग अलग केस बन करके आएगा, अलग अलग सिचुएशन बन करके आएगा। इसलिए फिजिक्स 11th 12th में जाकर के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो इस लाइन चीज को समझ लिया, जो भी लाइन लिखा गया है यहाँ पे, एक एक चीज को समझ लिया, अप्लाई करना सीख लिया, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। हेलो, उठ जाओ।
सुन तो तुम सभी रहे हो। हम्म। क्या हो गया? अब देखना इधर। ठीक है, चलो बताओ। यहाँ पे एक मास है एम, उसको इस स्ट्रिंग के साथ बांध करके ऐसे रोप के साथ टांग दिया है। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, और टेंशन की वजह से ये स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन भी लग रहा होगा। इधर की तरफ दिखाओ टेंशन, तो पकड़ के खींचना है। खींचने का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, तो टेंशन का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन लेते हैं। उसने कहा कि स्ट्रिंग ऐसे टंगा हुआ है। ठीक है, और नीचे में एक ब्लॉक ऐसे हैंग है, और इसको किसी सरफेस पे कांटेक्ट ऐसे प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा इसमें? टेंशन टी, एम जी का नीचे की तरफ, और नॉर्मल फोर्स कैसे? इस कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूं फोर्स इक्वेशन यहाँ पे? टी ऊपर की तरफ, नॉर्मल कांटेक्ट ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो टी इक्वल टू एन एम जी माइनस एम। क्या लिखूंगा यहाँ पे? एम जी माइनस एम। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मैं टी को क्या लिखूंगा? एम जी। टी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू है यहाँ पे एम जी। इस वाले केस में टी इक्वल टू क्या है? एम जी माइनस कॉन्टेक्ट। अब बताओ इसमें क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? अगर तुम नॉर्मल कैलकुलेट करना चाहते हो, टेंशन देना पड़ेगा तुम्हें। टी और एम जी दे रखा है तो नॉर्मल निकालेंगे। नहीं, अगर एम जी और एन दिया हो तो हम टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है। हम्म। वो तो फोर्स डिसाइड करेगा। तुम नॉर्मल फोर्स तुम बताओगे ना, तुम अभी कैसे डिसाइड कर लिए कि टेंशन जीरो हो जाएगा? तुमने कैसे डिसाइड किया? बात तो मेजरमेंट की बात है ना भाई। अब तुम कहोगे कि सर इसमें हमने जो टेंशन का फोर्स लगाया है, ठीक है, टेंशन का फोर्स अगर एम जी माइनस एन से कम या ज्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर तुम ऐसे समझो कि तुम कह रहे हो कि एम जी नॉर्मल का फोर्स क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्लैक कर देना चाहिए, यही पूछ रहे हो ना? कि टी प्लस एन इक्वल टू एम जी लिख रहे हैं। ठीक है, अब बताओ एन का वैल्यू, अगर टी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? टी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? टी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर सिंपल अगर इसको उठाना होता है तो मैं क्या कहता है? टी इक्वल टू एम जी। लेकिन यहाँ पे टी के साथ एन भी है और एम जी भी है। तो टी को तुमने क्या लिखा है? एम जी माइनस एन लिखा है ना? एम जी माइनस एन लिखा है। अब बताओ एन, यहाँ पे अगर जीरो कांटेक्ट अगर है ही नहीं तो एन का वैल्यू जीरो है। अगर कांटेक्ट 1 न्यूटन का है तो क्या स्ट्रिंग टेंशन जीरो हो जाएगा? क्या बेकार का बात कर रहे हो? मैंने मान लिया। तुम कैसे बताओगे कि कांटेक्ट कितना है इसमें? क्या कांटेक्ट, क्या तुम ये सोच रहे हो कि नॉर्मल फोर्स हमेशा एमजी होता है? क्या तुम ऐसा सोच रहे हो क्या नॉर्मल फोर्स हमेशा एमजी होता है? यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से दोनों मिला कर करके ये इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रख रखा है। तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि टी और एन दोनों ने मिला करके इस एमजी को बैलेंस कर रखा है। अगर मैं यहाँ से ये सपोर्ट हटा दूं, नॉर्मल फोर्स हट गया। नॉर्मल फोर्स हट जाने से क्या टी एमजी के बराबर है? तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं बोल सकते। स्लैक होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर ये एमजी को अगर ओवरकम कर गया तो स्लैक हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। एक तो टेंशन ऊपर लग रहा है, और नीचे में ग्रेविटी का फोर्स एमजी लग रहा है। इस एमजी को अगर कोई फोर्स नीचे से आकर के ओवरकम कर जाए, ठीक है, मान लेते हैं, तब टेंशन जीरो होकर के भी ये ऊपर जा सकता है। यही होगा ना बहुत सुबह। अभी हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, चलो। हम्म। एक पुली वाला केस ले लेता हूँ।
ये M1 और ये M2। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे टेंशन T लगा, क्या इधर में भी टेंशन T लगा दूं? mg का फोर्स नीचे, एक्सेलरेशन है इसका नीचे की तरफ, M1 ग्रेटर देन M2 दिया हुआ है। अब बताओ M1g नीचे, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन इधर की तरफ लगाओ तो पकड़ के खींचना है ऊपर की तरफ, इसके ऊपर कैसे लगाओ तो पकड़ के खींचना है ऊपर की तरफ, M2g नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो फोर्स इक्वेशन कैसे लिखूंगा? पहले तुमने सिस्टम को डिसाइड कर लिया कौन सा M1, M1 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक टेंशन का फोर्स लग रहा है, एक M1g लग रहा है, और ये ए से एक्सलेटेड बी। तो नीचे का फोर्स पहले लिखूंगा मैं, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एक्सलेशन है M1 इंटू ए। उसके बाद दूसरे वाले ब्लॉक पे आ जाओ, M1 के ऊपर लिखा है, M2 के ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ टेंशन T, मास M2, और नीचे में M2g। ठीक है, और इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ ए। अब बताओ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या लिखूंगा? बताओ, ये इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, T माइनस M2g इक्वल टू M2 इंटू ए। क्या ये दोनों इक्वेशन लिख लिया? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें किसी को कोई डाउट है कैसे लिखा? अब बताओ, इस दोनों को ऐड कर देता हूँ, M2g माइनस T माइनस M2g, T माइनस M2g इक्वल टू M2 इंटू ए। दोनों को कर दिया ऐड, T कैंसिल, M1 माइनस M2 इंटू जी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। सही है, यहाँ से एक्सेशन निकाल लिया क्या? M1 माइनस M2 इंटू जी बाई M1 प्लस M। एक्सेशन निकल गया। अगर तुमसे पूछे कि बताओ टेंशन कितना है, तो इसी एक्सेशन को उठा करके इसमें या फिर इसमें भर देना, टी को निकालें। ठीक है, तो ऐसे में फोर्स इक्वेशन लिखना है, पहले उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, फोर्स इक्वेशन लिखना है, फिर सॉल्व करके एक्सेलेरेशन का वैल्यू निकालना है। एक्सेलेरेशन निकल गया, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टेंशन भी निकल करके आ जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, मास पर आ सकते हैं या फिर टेंशन का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। टेंशन का वैल्यू, हाँ, ज्यादा टाइट करना, स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो हम कहेंगे टेंशन जीरो हो गया। ठीक है, अब इतना चीज तुम लोगों ने सुन लिया। ठीक है, अब मैं मेरा सवाल, अब ये सवाल ये डिसाइड करेगा कि कितना समझा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स कितना है, कैलकुलेट द कांटेक्ट फोर्स। मान लेते हैं ये फोर्स ऐसे लगा है, ठीक है, फोर्स ऐसे लगा है, ये चलना शुरू होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना कांटेक्ट फोर्स है, फिर वो फोर्स फोर्स है कितना, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा हूँ। कांटेक्ट फोर्स कितना है? ठीक है, मास इसका अगर चाहिए होगा तुम्हें तो 10 kg है, और म्यू का वैल्यू 0.5। ठीक है, 0.25 लिखो, 0.25, म्यू का वैल्यू 0.25 है। ये एक फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया है जिसकी वजह से चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फोर्स कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए, एक वो, और इसके ऊपर टोटल कांटेक्ट फोर्स कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आया है? ये ऐसा एक सिचुएशन दे दिया गया है, फोर्स इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, म्यू का वैल्यू 0.5 है, तुमसे पूछा गया है कि इसका कांटेक्ट फोर्स कितना है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स मैं नहीं जानता, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कांटेक्ट फोर्स
कितना कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है एक साथ? नहीं, ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये म्यू के दिया हुआ है 0.25। म्यू जो चाहिए था ना तुम्हें फ्रिक्शन के लिए, अगर चाहिए होगा, पता नहीं तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ। उतनी देर से सभी लोग सुन रहे थे, एक क्वेश्चन आया है कि इसके ऊपर कॉन्टेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना। अभी समझ में आ जाएगा किन लोग को क्लियर है ये चीज अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, या फिर नहीं है क्लियर। हम्म, आराम से सोचना है, तुम सोचते नहीं। कॉन्टैक्ट फोर्स में कह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चलो कुछ फोर्स लगा दिया गया है। 15 टन लिखना है तो लिख दो, जो तुम्हें चाहिए। 100 लिखना है लिख दो, मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और ये म्यू का वैल्यू 0.25 है। ठीक है, तुम्हें बताना है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। हम्म, उतना उतना नहीं जाना। जो फ्रिक्शन का वैल्यू, जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज म्यू एन। म्यू मैंने दे दिया। हाँ, चलना शुरू कर देगा। चलने से क्या मतलब है? मैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स में तो चलने का चीज पूछ ही नहीं रहा। तुम लोग इसके पीछे पड़ोगे ये कितना है। मैं कह रहा हूँ 100 लिख दो, 50 लिख दो, तुम्हारी मर्जी लिख दो। मतलब ये चल रहा है बस, या नहीं चल रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। अरे पॉसिबिलिटी क्या है, या तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, सिंपल सा चीज है। या तो ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। म्यू 0.25। अच्छा, कितना कितना लगा है बताओ। मैंने कॉन्टेक्ट फोर्स तुमसे पूछा है। अब तुम्हारे लिए कॉन्टेक्ट फोर्स का क्या मतलब है मुझे यही समझना है। तुम्हारे लिए कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या, फ्रिक्शन है कि नॉर्मल है? क्या है तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स का मतलब? मैं तो फ्रिक्शन पूछ ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कांटेक्ट फोर्स के बारे में। अब तुम्हारे लिए अगर नॉर्मल फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू बताओगे। अगर तुम्हारे लिए फ्रिक्शन है तो तुम कहोगे फ्रिक्शन है। ठीक है, ये तो समझना है कि तुमने क्या समझा क्या है। हाँ, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है। तो मैंने तो सीधे कहा कि कांटेक्ट फोर्स निकालो, तो अब किसको निकालोगे, नॉर्मल निकालोगे फ्रिक्शन? हाँ, 10 ले लेना चलो। 10 ले लेना। हम्म, एफ एफ इंटू 0.2, एफ एफ क्या है? उधर की फोर्स तुम लोग हमेशा, मैं वो पूछ ही नहीं रहा। ऐड कर दो। सही बोल रहा है। मैंने तुम्हें दो अलग अलग फोर्स पढ़ाया है और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे है, इसलिए वो कह रहा है कि रूट अंडर वाला फॉर्मूला लेंगे। ये बात सही है। जब सीधा कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाए तो उस समय फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रिजल्टेंट देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो किसको देखेंगे? दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहां से देखना है, पहले नॉर्मल फोर्स ऐसे लग गया और ये फ्रिक्शन का फोर्स लग गया। दोनों एक दूसरे दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो मैं नेट कांटेक्ट फोर्स एफ से इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, और इस एफ को हम लोग म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। तो ऐसा भी लिखा जाता है, एन को कॉमन निकाल दिया, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। दिस वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे दोनों को रिप्रेजेंट करा, ध्यान से देखना।
अगर तुम कहोगे सर सरफेस स्मूथ है तो मैं म्यू को 0 कर दूंगा, तो एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी है तो दोनों का रिजल्टेंट इज नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस वाले फोर्स को भी निकालना है, इस वाले फोर्स को भी निकालना है, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसा ही होता है, तुम्हें खुद से सोचना है वहां पे, अच्छा ये कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सोचता किस कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे, क्वेश्चन करता। अगर नहीं बताया जाता कि कॉन्टैक्ट सीधा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालता, बाय डिफॉल्ट निकालता है, ये नेचुरल आना चाहिए कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तुम कभी नॉर्मल फोर्स बताते हो, कभी फ्रिक्शन बताते हो, दोनों का कॉन्टैक्ट, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, क्योंकि जब मैं तुमसे ये पूछूं कि नॉर्मल क्या है, तो तुम कहो फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है, दो फोर्स को ऐड कैसे करते हैं, F1 + F2, मार खाएगा, F1 F का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फैक्टोरियली ऐड करोगे, दोनों के बीच का डायरेक्शन 90 है, तो √F1² प्लस जो भी है वो होगा। बिल्कुल, तुम एक जगह पढ़ के छोड़ देते हो वहीं पे, अरे फिजिक्स में एक बार जो पढ़ा दिया ना, यूनिवर्स में कहीं रहोगे वो करेक्ट है। ठीक है, जरूरत है तुम्हें लगाओ यहाँ पे, तुम लोग पूरा चीज क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हो, उसके बाद चुपचाप बैठे रहते हो। ठीक है, चलो, पहले तुम इतना डाइजेस्ट कर सको जो आज बताया है, ठीक है, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, तो न्यूमेरिकल्स बनेगा तभी तुम्हें फिजिक्स में ठीक लगेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स अगर नहीं बनेगा तो तुम्हें लगेगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ न्यूटन्स लॉ में। ठीक है, तुम लोग को बता दूं मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, एक बार वो भी दिखा देना, क्योंकि अब तुम फर्स्ट वाला ये एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो, मतलब फोर्सेस वाला जो चैप्टर है वो तुम पूरा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एस सी वर्मा में ये सब चीज हो चुका है। ठीक है, फोर्सेस वाला चैप्टर ये हो गया था, न्यूटन थर्ड लॉ तुम्हें बताया जा चुका है, उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेज जो 4 फोर्सेज है वो बताया जा चुका है, ये सब कुछ हो चुका है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि नॉर्मल फोर्स, ये हमने कर लिया है। नॉर्मल फोर्स के बाद स्प्रिंग का फोर्स, अभी स्प्रिंग हमने डिस्कस नहीं किया है, और टेंशन हमने डिस्कस कर लिया है। टेंशन यही 80 में बस इतना दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है, लेकिन स्प्रिंग के ऊपर, टेंशन के ऊपर पूरा का पूरा एक डीपीपी है, तुम समझ रहे हो कि इसके अंदर कितना चीज छुपा हुआ है। यही चीज है कि 80 में तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, मैं उसी जगह से पॉइंट्स बना बना करके लिखा रहा हूँ, 4 पॉइंट लिखा दिया तो बहुत ठीक लग रहा है, समझ में आ गया, और वो सब कुछ इधर में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि अच्छा इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ तो ऐसा है, इसका मीनिंग क्या है वो क्वेश्चंस में दिखता है। ठीक है, अभी तक हम लोग बस यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके बाद स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद जाकर के ये पूरा चैप्टर खत्म होगा, लेकिन फिर भी तुम इसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बना सकते हो स्प्रिंग वाला छोड़ करके। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन ही है इधर में। ठीक है, यही 12 क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोडक्शन देकर के छोड़ दिया गया, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन दिया है उन्होंने। ठीक है, लेकिन इसके बाद नॉर्मल फोर्स है, सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा प्रॉपर वो फ्री वाई डायग्राम ये सब चीज शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहीं से यहीं पे दिया हुआ वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, पहले क्या है, डिसाइड द सिस्टम, यही से बोलता होगा ये सब कुछ, डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कहाँ है भाई, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ड्रॉ फ्री वाई डायग्राम, इस तरह कहीं पे होगा, और नीचे मेक ए फ्री वाई डायग्राम। ठीक है, और चौथा क्या है, चूज द एक्सिस, राइट द फोर्स इक्वेशन, बस यही है, मैं अलग से कुछ थोड़ी तो पढ़ के आया हूँ, सब यही का चीज, लेकिन थोड़ा अरेंज करके बता रहा हूँ तुम्हारी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये सब चीज वहां पे वो बताया गया है। ठीक है, कि नॉर्मल फोर्स वहां पे जस्ट इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया गया, यहाँ पे वो तुम्हें कैसे काम करना है उसके ऊपर दिखाया गया। फिर वर्किंग विथ टेंशन इन द स्ट्रिंग, जैसे मैं टेंशन पढ़ा रहा हूँ तो वर्किंग पढ़ा दे रहा हूँ,
अब मुझे इस चैप्टर में जाऊंगा तो मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वर्किंग विथ टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, सब कुछ लिखा हुआ है, पुल सब, ठीक है, सब कुछ है। नीचे में अगर लगाओ तो ऐसे पकड़ के खींचना है, सब कुछ लिखा है घर में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग लगा करके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग करेंगे। एक से ज्यादा ब्लॉक जब होगा पुली की एक तरफ दूसरी तरफ, तो कैसे टेंशन को लगाना है, ये सब हम कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला वाला अगर होगा फोर्सेस वाला चैप्टर तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं स्प्रिंग पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत डिटेल स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, स्प्रिंग स्प्रिंग कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो स्प्रिंग को ऐसे कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसलिए तुम करना शुरू कर दो, ये बहुत इजी है उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बने तब बताना मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो इससे वर्मा कराते हुए चलूंगा, तो नेक्स्ट वाले क्लास, कल वाले क्लास में वो आज वो हो जाएगा। तुम ऐसा मत समझो कि वो अगर तुम्हें नहीं पता है तो छूट जाएगा, देखो वो कहाँ पे है, एससीबी में कहाँ पे, वो फ्रिक्शन में लिखा है उन्होंने, जगह अलग है, पोजीशन अलग है, ठीक है। फ्रिक्शन में उन्होंने वो चीज लिखा है, फ्रिक्शन का पहला जो पेज खोलोगे ना उसी में कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि अभी तक वो नॉर्मल फ्रिक्शन ऐसे करते हुए चल रहे थे, अभी कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल, तो कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं।